अब कंकाल तंत्र समझो। कंकाल तंत्र क्या है? हड्डियों का ढांचा। हमारे हड्डियों के ढांचे को इसको हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के बताओ तो कंकाल तंत्र का हमारे शरीर में क्या काम है? पहली बात तो ये, हाँ, कि जो भी हमें शेप मिल रहा है बॉडी में, तो पूरा शेप किसके थ्रू मिल रहा है हमें? कंकाल तंत्र के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये है कि कंकाल तंत्र में हड्डियां है ना, और हड्डियों से ही क्या बनता है? ब्लड बनता है। अस्थि मज्जा से बनता है ना ब्लड। हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा से हमारा ब्लड बनता है। तो दूसरा इसका काम क्या हो गया? शरीर में ब्लड का निर्माण करना। तीसरी बात, मैंने आपको जब ब्रेन पढ़ाया था तो ब्रेन में पढ़ाया था कि ऊपर जो एक हड्डी का ढांचा होता है, एक क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ठीक है। दूसरा जो दिल होता है, दिल भी किसके पीछे छुपा होता है? यहाँ पे हड्डियों का ढांचा होता है। तो एक तरह से हमारे शरीर के जितने भी संवेदी अंग है, आवश्यक मतलब इम्पोर्टेंट जो नरम अंग है, उन सबको सुरक्षा भी कौन प्रदान करता है? हड्डियों का ढांचा प्रदान करता है। तीनों बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है। तो इसके मेन तीन काम क्या हुए? शरीर को शेप देना। पहला काम क्या है? शरीर को शेप देना। ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? रक्त का निर्माण करना। ठीक है। और तीसरा काम क्या है? नर्म अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। नर्म अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। आई बात समझ में कि नहीं है? क्लियर है? इस पूरे कंकाल तंत्र में तीन ही चीजें। कितनी चीजें? तीन। एक तो हड्डियां है, ठीक है, एक संधियां है जो जॉइंट्स है, ठीक है, और एक होती है उपास्थियां। क्या होती है? उपास्थियां। तो तीन ही चीजें अपने को पढ़ना है। कितनी चीजें पढ़ना है? तीन। हड्डियां तो तुम्हें पता है। हड्डियां क्या होती है? क्या होती है? हाँ, हड्डियां क्या होती है? अच्छा, हड्डियों में कौन सा मिनरल अगर पूछा तो कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। और हड्डियों के निर्माण में कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं? हड्डियों के निर्माण में कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं? बताओ बताओ। हड्डियों के निर्माण में कौन से हार्मोन? कैल्शिटोनिन। ठीक है। और पीटीएच हार्मोन है ना, पैराथोर्मोन। एक दोनों में एक एक पॉइंट लिखाया था। एक तो मजबूती देता है और दूसरा बनाने में आवश्यकता होता है। ठीक है, क्योंकि वो हड्डियों से कैल्शियम को निकालता है। तो जितना कैल्शियम निकलेगा उतना फास्फोरस में उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने। क्या क्या पॉइंट है? हड्डियों के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी है? हाँ, कौन से मिनरल जरूरी है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है। पहले है अस्थि। ठीक है, अस्थि या हड्डी। इसमें मिनरल्स कौन से चाहिए? खनिज, कैल्शियम और फास्फोरस। याद रहेगा? ठीक है। एक का काम होता है हड्डी को बनाना, दूसरा काम होता है हड्डियों को मजबूती देना। दूसरी बात क्या सीखी हमने? कि हड्डियों के लिए कौन से हार्मोन आवश्यक है? कौन से हार्मोन आवश्यक है? ठीक है। तो दो हार्मोन, एक तो पीटीएच हार्मोन और एक और कैल्शिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ तुम्हें कि हमने कहीं पढ़ा था। ठीक है। अब ये बताओ कि हमने दांतों में भी ये दोनों चीजें पढ़ी थी, है ना? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? और दांतों में एक नमक आ गया था बीच में, तो कौन सा नमक था? कैल्शियम फास्फोरेट। तो यहाँ पे भी ये दोनों चीजें, इसका मतलब इसमें भी कौन सा नमक पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हड्डियों में कौन सा नमक पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट उत्तर होगा। ठीक है। तो ये बातें क्या है कि ये इतना कुछ आपको समझाना नहीं है, आपको बस लिखाना है। ठीक है। तो हेडिंग डालो कंकाल तंत्र और फिर लिखना शुरू हो जाओ। ठीक है। 10 एक बातें हैं जहां से क्वेश्चन कभी बन जाए तो वो मैं लिखा देता हूँ पहले, फिर अपन इसको पढ़ना चालू करते हैं। लिखो, कंकाल तंत्र का काम हमारी बॉडी को, कंकाल तंत्र का काम हमारे शरीर को, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना है। कंकाल तंत्र का काम हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना है। देखा? कंकाल तंत्र का काम हमारे शरीर को संरचना प्रदान करना है। ठीक है। तथा
तथा रक्त का निर्माण करना है, तथा रक्त का निर्माण करना है। ठीक है, ब्लड कैसे बनाते हैं वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, जब ब्लड टॉपिक पढ़ा था तो उसमें स्पेशल एक एक टॉपिक में पढ़ा था हमने, है ना। तो आगे लिखो इसमें। हाँ, इसके अलावा इसका काम, इसके अलावा इसका काम नर्म अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इसका काम नर्म अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है। लिखा? ठीक है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना है। कंकाल तंत्र मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना है। ठीक है, कंकाल तंत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कंकाल, तो हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से जो पहला पार्ट है वही सबसे मेन है, वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो वो है अस्थियां। ठीक है, हड्डियां हमारी। दूसरा इसमें आएगी संधि। क्या आएगी? संधि। और तीसरा आएगा उपास्थि। क्या आएगी? उपास्थि। ठीक है, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। संधि को बोलते हैं जॉइंट। क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। और अस्थि को बोलते हैं बोन्स। क्या बोलते हैं? हड्डी बोलो अस्थि बोलो एक ही बात है। अब समझो, देखो हड्डियों से, हड्डियां तो तुम्हें पता है कि भाई क्या क्या काम आती है, पर ये जो जॉइंट्स है ये क्या होते हैं? ठीक है, संधियां क्या होती है? ठीक है, चलो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं तो आप उत्तर क्या दोगे? 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां हैं हमारे शरीर में? 206 हड्डियां हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि बच्चों में कितनी होती होगी तो बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 300। और कौन से बच्चे? नवजात बच्चे। कौन से बच्चे? नवजात। मतलब 0 से 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। उसके बाद क्या होगा कि वो सारी हड्डियां 5 साल के बाद जुड़ने लग जाएगी, गायब नहीं होगी, जुड़ने लग जाएगी। तो आपस में जुड़ जुड़ के फिर कितनी बच जाती है? 206। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी हड्डियां जुड़ती है तो 300 में से 206 हटा दो, 300 में से 206 हटा दो, तो कितनी हड्डियां बचेगी? 94। ये 94 हड्डियां आपस में जुड़ जुड़ के कम हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए बच्चों में कितनी हड्डियां रहती है? 300। 300 के बाद धीरे 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 206 रह जाएगी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जब भी हड्डी से वर्ड रिलेटेड आएगा पूरी बायो में ओस्टियो वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा? ओस्टियो। हड्डी का रोग पड़ा था, नाम आया था ओस्टियोमलेशिया। याद आया? ओस्टियोपोरोसिस। याद आया? इसलिए इसकी जो पढ़ने तो इसको क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी। याद रहेगा? तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ओस्टियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओस्टियोलॉजी। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है, अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं? तो जॉइंट्स क्या होते हैं कि ये जो हड्डियां जुड़ेगी तो आपस में कुछ न कुछ तो जॉइंट बनेगा ना, तो वही जॉइंट्स होते हैं, मतलब हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। हरी बात समझ, जहाँ पे भी 2 हड्डियां जुड़ी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये है जॉइंट है। तो अगर मैं पूछूं कि कितने जॉइंट है हमारे शरीर में तो आपका उत्तर क्या होगा? कितने जॉइंट है हमारी बॉडी में अगर टोटल गिने तो? ठीक है, तो इसमें 2-3 आंसर होते हैं। ठीक है, पर जो बेस्ट आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से वो है 340। कितने जॉइंट है हमारे शरीर में? 340 जॉइंट है। ठीक है, तो ये याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए। तो जॉइंट क्या है बेसिकली, इसका मतलब क्या है? अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो। लिखा हो क्या? हाँ, संधि का लिखो। हड्डियां 206 हाँ हाँ रहते हैं, क्या करें? लिखो मानव जीवन लिखो। जॉइंट्स का काम हमारे शरीर में, जॉइंट्स का काम हमारे शरीर में 2 या 2 से अधिक हड्डियों को जोड़ना है। जॉइंट्स का काम हमारे शरीर में 2 या 2 से अधिक हड्डियों को जोड़ना है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कुल
आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में कुल 340 संधियां हैं। कितने जॉइंट है? 340 जॉइंट है। ठीक है, ठीक है। तो ये जॉइंट समझ में आया क्या होता है? हड्डियों को कुल मिला के जोड़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। आखिर में मैं बताऊंगा कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, ठीक है? सबके बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक करके। इसको ईज जॉइंट का नाम क्या है, जॉइंट का नाम क्या है, वो सारा आखिर में। अब आती है उपास्थि। उपास्थि कुछ भी नहीं होता है, जो हमारे बॉडी में जो नर्म हड्डियां हैं, ठीक है, जो नर्म हड्डियां हैं उन सबको बनाने का काम है उपास्थि का। ठीक है, कुल मिला के उपास्थि एक तरह की हड्डी है, और वो कैसी होती है? नरम होती है। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम दे दिया अलग से उपास्थि। इसके बारे में लिखना हो तो बस एक ही पॉइंट लिखोगे। क्या लिखोगे? यह नर्म हड्डियों का निर्माण करता है। यह नर्म हड्डियों का निर्माण करता है। तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हड्डियां कितनी है? 206। कितनी है? 206। ठीक है, बच्चों में कितनी होती है? 300 होती है। तो जुड़ने के बाद फिर कितनी रह जाएगी? 206 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद में संधियां क्या होती है? तो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंट्स। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर ये लिखना हो तो लिख सकते हो आर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी। बाकी ये नहीं याद रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको हड्डियों का याद होना चाहिए। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। संधि समझ में आया? कितनी संधियां है बॉडी में? कितने जॉइंट है? 340 जॉइंट है। और उपास्थि कितनी है? तो अब ये आखिर में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम शुरू करेंगे कौन से? अस्थियों से। ठीक है, तो मेन जो है वो अस्थियां ही है ना? अस्थियां नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हम इसमें दो जोड़ में बांट देंगे उसको। कितनी जोड़ में बांट देंगे? एक तो होता है हमारा अक्षीय कंकाल। कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल। और एक होता है उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल होता है? इंग्लिश में अक्षीय को तो बोलते हैं एक्सियल, और उपांगी को पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल याद है मुझे, उपांगी का याद नहीं है। तो कंकाल कौन से होंगे? दो, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब होते क्या है? तो जो एक्सिस है हमारी बॉडी की, भाई अगर कोई भी चीज घूमती है तो बीच में एक एक्सिस चाहिए ना, तो वो एक्सिस जो है उसको मैंने बोल दिया अक्ष। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो हड्डियां जो हमारे शरीर के अक्ष को निर्धारित करती है, वो हड्डियां कौन सी कहलाएगी? अक्षीय कंकाल में। बाकी जैसे ये हाथ आ गया, ठीक है, तो ये हाथ की हड्डियां जितनी भी है दोनों हाथ की, ये किस में काउंट होगी? उपांगी कंकाल में काउंट होगी। किस में काउंट होगी? उपांगी कंकाल में। आ रही बात सुन? जो कंधे की हड्डियां हो गई, ये दोनों भी किस में काउंट होगी? उपांगी कंकाल में। ठीक है, तो अगर अक्षीय कंकाल की डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। ठीक है, इंग्लिश में अपेंडिकुलर में को याद रहेगा। ठीक है, अक्षीय को क्या बोलेंगे? एक्सियल, और उपांगी को क्या बोलेंगे? अपेंडिकुलर। दोनों बातें समझ में आई कि नहीं? अक्षीय कंकाल क्या होता है, उपांगी कंकाल क्या होता है? अक्षीय कंकाल क्या है? वे सारी हड्डियां जो हमारे शरीर के अक्ष का निर्धारण करती है, उनको हम क्या कहेंगे? अक्षीय कंकाल कहेंगे। ठीक है ना? और दूसरा उपांगी कंकाल में कौन सी हड्डियां होगी? जो हाँ साइड में होती है, जैसे हाथ की हड्डियां हो गई, पैर की हड्डियां हो गई, कंधे की हड्डियां हो गई, ये सारी साइड में लगी हुई है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? उपांगी कंकाल बोलेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के कंकाल समझ में आया कि नहीं आया? एक तो कौन सा होता है? अक्षीय कंकाल होता है। कौन सा कंकाल होता है? अक्षीय। और दूसरा कौन सा होता है? उपांगी कंकाल होता है। कौन सा होता है? उपांगी कंकाल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। और उपांगी को क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। क्लियर है यहां तक की बात? लिखना है कि इनके बारे में? डेफिनेशन कोई नहीं आपसे पूछने वाला है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कि अक्षीय क्या होता है और उपांगी क्या होता है। ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डियां? टोटल तो 206 होती है, तो कौन सी वाली ज्यादा होती होगी? अक्षीय वाली की उपांगी वाली? उपांगी वाली ज्यादा होती है कि अक्षीय वाली ज्यादा होती है? जो अक्ष पे, जो मेन एक्सिस पे, वो सारी हड्डियां किसमें होगी? अक्षीय कंकाल में। और जो साइड में है वो कौन सी होगी? उपांगी कंकाल में होगी। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में ज्यादा संख्या होती है वो होती है उपांगी कंकाल में। ठीक है, उपांगी कंकाल की हड्डियां ज्यादा होती है और अक्षीय कंकाल की कम होती है। तो जो अक्षीय कंकाल है उसकी हड्डियां होती है टोटल 80। कितनी होती है? कितनी होती है? 80। तो बताओ ये कितनी होगी? 126। उपांगी कंकाल की संख्या कितनी है? 126।
26। अब मैं पहले आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि कितनी कहाँ पे होती होगी, ठीक है। उसके बाद में हम अंदर के नाम वाम सब पढ़ेंगे। 30 एक हाथ में होती है, कितनी होती है 30, और 30 इस हाथ में होगी, कितनी होगी 60। 30 पैर में होगी एक पैर में, और 30 दूसरे पैर में होगी 120, ठीक है। जो एक कंधे है, कंधे वाली हड्डियां, तो ये जो हड्डी दिख रही ना ये वाली, ये दो हड्डियां होती है, एक ये और एक ये, है ना। और जो पीछे त्रिकोण वाली रहती है कंधे के यहाँ पे, तो दो होगी और दो ये होगी, टोटल ये कितनी होगी 4, 124, और दो और बची। तो दो जो हम बैठने के लिए यूज लेते हैं, जिनको पेल्विक गर्डल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेल्विक गर्डल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल्हे की हड्डी। तो कितनी होगी टोटल 126। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? कौन कौन सी? 30 इस हाथ में है, 30 इस हाथ में है, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में है, 120 हो गई, ठीक है। दो आगे वाली और दो पीछे त्रिभुजाकार की होती है, 4 ये होगी, और दो कुल्हे की हड्डी होगी जो हमारे बैठने के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये टोटल 126 हड्डियां हैं। अब हाथ में तोड़ते हैं कैसे होगी। ये जो है ना, ये हिस्सा यहाँ पे एक हड्डी होगी, ठीक है। जो बॉडी बनती है जिसके ऊपर, केवल एक ही हड्डी होगी, ठीक है। यहाँ से जॉइंट आएगा, इस जॉइंट से दो हड्डियां निकलेगी। कितनी हड्डियां निकलेगी? 2। एक यहाँ है, दो यहाँ है, कितनी हो गई? 3, ठीक है। ये जो है ना 1 2 3 हड्डियां होती है इस उंगली में, तो 3 6 9 12 और 2 इस अंगूठे में, तो कितनी हो गई टोटल? 14 हड्डियां हो गई। कितनी हो गई? 14, ठीक है। जो ये यहाँ से ये जो हड्डियां आ रही है, ये वाली 1 2 3 4 और 5 ये हो गई, ठीक है। तो 14 और 5 कितनी हो गई? 19। अब कितनी और बची है? 19 ही हो गई थी, 2 ही हो गई थी, कितनी हो गई? 21, और एक कितनी है? 22। कितनी बची है? 8। तो ये जो है ना, ये इसमें 8 हड्डियां होती है। समझ में आ गई बात? कहाँ पे अभी नाम वाम कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, अभी बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि कहाँ पे कितनी हड्डियां होती है, बस वो समझ लो, ठीक है। कितनी बताई मैंने? इसमें कितनी होती है? 3। हाँ, 3 3 3 3 और 2, 3 चौक 12 और 2 14, और यहाँ से जो कोनी से निकल रही है जो पूरी 5 हड्डियां हो गई, ठीक है। हाथ में भी आ रही होगी पांचों, तो 5 ये और 14 ये 19, और 8 यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ से जॉइंट जितने भी निकले हुए 8 हड्डियां होती है, ठीक है। और 2 यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी, क्लियर? अब पैर की गिनते हैं। एक तो जो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की, जिसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर, ठीक है। जांघ के बाद में 2 हड्डियां निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ जो पैर होता है इसमें कितनी हड्डियां होगी? 2 हड्डियां होगी, टोटल कितनी होगी? 3। जिसमें से जो हमारे रनिंग करने पे दुखती है उसको शीन बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीन बोन, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में उसका नाम टिबिया होता है। क्या होता है? टिबिया, मतलब साइंटिफिक नेम। अरे तुम खुद के शरीर पे समझो ना, फोटो तो दिखाई देंगे, वो तो सब बात की बातें है ही। अभी तो एक एक करके हम पढ़ेंगे इनको। 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। कितनी होती है? 2। जैसे हाथ में होता है ना, सेम पैर में स्ट्रक्चर होगा। हाथ में एक, तो जांघ आ गई एक, फिर यहाँ से 2 हड्डियां, तो जांघ के नीचे जो घुटने के बाद होगी वहां पे कितनी हड्डियां होगी? 2। अब जो यहाँ पे 8 होती है, तो सेम यहाँ पे जो एडी है, ये एडी जॉइंट का काम करता है, तो एडी में 8 के बजाय 7 ही होती है। कितनी होती है? 7, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। बाकी जो उंगलियों तक जाएगी वो कितनी जाएगी? 5। आगे जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 14 रहेगी। अब बची है एक और, आप गिनो, टोटल 29 ही हो रही है। तो ये जो घुटने की कटोरी होती है ना, ये इसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला नाम है। क्या नाम है? पटेला। तो ये टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 30। एक इधर और एक उधर, जिससे टांगे जुड़ी हुई है, ये 2 हड्डियां यहाँ पे होती है, ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब एक हड्डी यहाँ पे और एक हड्डी यहाँ पे, और 2 पीछे हो गई, ठीक है ना, क्लियर? अब खोपड़ी की गिनते हैं। ये जो पूरी खोपड़ी है, पूरी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29 होती है। कितनी होती है? 29। याद रहेगा? ठीक है। 29 के बाद में अब क्या आएगा? यहाँ पे एक हड्डी होती है, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम बोलते हैं। और स्टर्नम से 12 हड्डियां इधर और 12 हड्डियां इधर होती है, तो टोटल कितनी हो गई? 12 और 12 24, और एक बीच वाली 25 और 29, 25 और 29 कितनी हुई टोटल? ये 54 हुई, ठीक है।
फिर बाकी जो बची हुई है वो होगी पीठ में। कहाँ होगी? पीठ में। एक यहाँ गर्दन के यहाँ पे होती है, तो बाकी बची हुई कहाँ होती है? पीठ में होती है। तो ये मैंने तुम्हें ऊपर ऊपर से सारे नाम बता दिए, ठीक है, कितनी कहाँ हड्डी होती है, ठीक है। अब उसी को मैं यहाँ पे लिखाऊंगा, यहाँ पे फोटो तुम्हें दिखा दूंगा। चल अब पहले लिखते हैं उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में कितनी चीजें होगी? दो चीजें होगी। कितनी चीजें होगी? दो। अभी हमने पूरी खोपड़ी की गिनी है 29, अब उसमें भी डिवाइडेशन होगा, ठीक है, कि कान में कितनी है, ठीक है, मुंह पे कितनी है, वो चीजें हम धीरे धीरे, अभी तो पहली क्लास है इस क्लास, ठीक है, अभी पहले इसके नाम भी पढ़ने, सारे हड्डियों के हमें नाम याद करने हैं, ठीक है। चलो एक तो क्या होगी? लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्स। अब लिम्स में दो हो गए, एक तो अपर लिम्स और एक लोअर लिम्स। लिम्स मतलब हाथ की हड्डी। कौन सी हड्डी? हाथ पैर की हड्डी, ठीक है, हाथ पैर की हड्डी। ये हड्डियों के नाम अधिकतर अंग्रेजी में ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो हाथ पैर की हड्डी किसको क्या बोलते हैं? इनको लिम्स बोलते हैं। अब लिम्स में अपर में क्या गई? हाथों की आ गई, और लोअर में क्या गई? पैरों की आ गई। तो अपर लिम्स मतलब हाथों की हड्डियां, और लोअर लिम्स मतलब पैरों की हड्डियां। याद रहेगा? ये नहीं रहेगा, क्लियर है? ठीक है। और इसमें बोलते हैं इसको सामूहिक रूप से गर्डल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्डल, ठीक है। तो गर्डल में वापस दो चीजें आएगी, एक तो जो होती है उसको बोलते हैं नेक बोन। क्या बोलते हैं? नेक बोन। और एक बोलते हैं पेल्विक गर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं इसको कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी। और ये होती है कंधे की हड्डी, कंधे वाली हड्डी, ठीक है, कंधे की हड्डी। चलो अब मैंने अभी तुम्हें इनकी संख्या लिखाई थी, क्या क्या थी? उपांगी कंकाल टोटल 126। 126 में से ये कितनी होगी? दोनों हाथों में मिला के 60। और ये भी कितनी होगी? 60। 60 और 60 120। और पेल्विक गर्डल 2। और ये जो बची हुई कितनी है? 4। ये आगे ठीक है। चलो अब अक्षीय कंकाल की लिखो। आज हार्दिक हार्दिक बोल नहीं रहा है, क्या है? बर्थडे उसका। इसका था, इसके पापा का था। पापा का था ना, तो हमें पार्टी नहीं दी है। ऐसी बात मत करो, विदाई ले चलो। चलो ये लिख दो सारे। क्या है? ये तो इसका जो खोपड़ी, इसका खोपड़ी कितनी है? बीजेपी में 10 साल और नहीं जाएगी कहीं। ये बोल रहा कि ये क्या बाबा जी का अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा बड़ी बड़ी बातें कशेरू की। और एक और क्या था जो रिब्स होती है, बस ये स्टर्नम को बोलते हैं उरुस्थी, ठीक है। चलो अभी इनकी संख्या बताई थी, खोपड़ी में कितनी थी? 29 थी। अच्छा रिब्स कितनी होती है? पसलियां 24। और स्टर्नम की संख्या कितनी है? 1। बची हुई कितनी है? 29 और 31। और कितनी बची है? 26 बची है। तो वर्टेब्रेट कशेरू की कितनी होगी? 26। ये पूरा मोटा मोटा हमने ऊपर से सारे नाम पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? सारे के सारे नाम, ठीक है। खोपड़ी में कितनी है, रीढ़ की हड्डी में कितनी है, स्टर्नम की संख्या कितनी है, रिब्स कितनी है, पसलियां कितनी है, ये सारी चीजें। ओके अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा एक और तरीका भी है, इसको क्या एक फोटो बना लो, ठीक है, उस फोटो में लिख दो खोपड़ी में 29 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे कंधे के यहाँ पे लिख दो सारी चीजें, तो वो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। पाड़ा पुस्तक
अरे पहाड़ा वाली पहाड़ा पुस्तक पहाड़ा पुस्तक पहाड़ा पुस्तक पहाड़ा नहीं पहाड़ा पुस्तक समझ में आया है कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरू करेंगे कहाँ से? हाथ पैरों के हड्डियों से। कहाँ से शुरू करेंगे? हाथ पैरों की, क्योंकि ये 60 से 8 है तो ये जल्दी निपट जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब हेडिंग डालो। हाथ पैर की, हाथों की। चलो अब पहले हार्दिक से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हार्दिक, हाथ में गिन के बता दे तो कहाँ से कितनी हड्डियां थी बताई थी मैंने अभी। क्या यार, ये निकालो। चलो कौन बताएगा? ये नाम बताने, बस 5 ही नाम है टोटल। मैं बताऊंगी? हाँ बताओ। एक यहाँ पे ठीक है, 2 2 8 8 इनमें 14 आगे। हाँ। हाँ मतलब 14 हो गया। हाँ ठीक है, और 5 और बचे थे। ये पीछे क्लियर? अब इनके नाम लिखना है। ठीक है, कि ये वाली जो हड्डी है इसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। हिंदी में ह्यूमरस याद रखो, ह्यूमरस ह्यूमरस याद रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 हड्डियां निकली। एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। क्या नाम है? रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। याद हो गए कि नहीं हुए? ठीक है, फिर यहाँ पे होती है कार्पल्स। क्या होती है? कार्पल्स। फिर होती है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स फिर मेटाकार्पल्स। यही पैर में जाएगी तो टार्सल मेटाटार्सल हो जाएगी, बस नाम चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, और जो भी हाथों की उंगली में जो 12 14 गिनी थी उनका नाम होता है फेलेंगस। क्या नाम होता है? ठीक है, सेम पैर में भी नाम क्या होगा? फेलेंगस होगा। तो उंगलियों की हड्डी का क्या नाम है? सीधा सीधा फेलेंगस। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हाथों में कितनी हड्डियां होती है? 5। कितने तरह की होगी? 5। बोलो नाम। ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस, अल्ना, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलिंगस। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस अल्ना, ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और जैसा था फेलिंगस। ठीक है, चलो अब बताओ ह्यूमरस की संख्या कितनी होगी? लिख सकते हो? लिखो, कितनी है? 1। ठीक। अब बताओ तुम, रेडियस और अल्ना की संख्या कितनी होगी? एक का नाम रेडियस और एक का नाम अल्ना, तो एक एक दोनों की संख्या होगी, तो टोटल कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अब बताओ कार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 8। मेटाकार्पल्स की 5 और बची हुई कौन है? फेलिंगस, तो उसकी कितनी होगी? 14 हड्डियां। रहेगा कि नहीं रहेगा याद? ठीक है, ह्यूमरस की कितनी संख्या है? 1। रेडियस अल्ना 1 + 1 होगी, कितनी हो जाएगी? 2। कार्पल्स कितनी होगी? 8। मेटाकार्पल्स 5 और फेलिंगस। ये हो गई सारी हाथों की हड्डियां। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलिंगस, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस, ये सारे हाथों की हड्डियों के नाम हैं। क्यों? अच्छा, उसके हाँ अंगूठा वो निकला हुआ अलग से। रेती रोशन से क्या काम है, अपने को तो ऐसे निकाल। लेकिन चलो अब हेडिंग डालो, पैरों की हड्डियां। पैरों की हड्डियां। एक और आदमी कितनी? ये होगा 30 वाली मेरे को। तो दोनों हाथ के अलग अलग हो गया कि लेफ्ट हाथ के साथ ना क्या यार चलो अब पैरों की बताओ। एक हड्डी तो जो हाथ की यहाँ पे होती है
वो जान की हड्डी हो जाएगी। उसके बाद में कोहनी जॉइंट आया, उसके बाद में ये जो दो हड्डियां है, तो वहां पे घुटने के बाद में जो दो हड्डियां है वो ये हो गई, ठीक है। जो यहाँ पे होती वहां पे एड़ी काम कर रही है जोड़ने का, तो एड़ी में हो जाएगी। उसके बाद में बाकी जो भी यहाँ हथेली की है वो जो पैर फैले हुए पूरे उसमें हो जाएगी। तो आखिरी उंगलियों वाली, उंगलियों का नाम तो सेम है, क्या है? फेलेंगस है, ठीक है। अब बताओ जो ये हड्डी थी हाथ में क्या है? ह्यूमरस। और पैर का जान की हड्डी का नाम तुमने बचपन से पढ़ा होगा, फीमर, ठीक है। कि सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ठीक। अरे सुन तो लो पहले। जो यहाँ पे कार्पल्स थी वो वहां पे नाम हो जाएगा टार्सल्स। जो यहाँ पे कार्पल्स नाम है वहां पे क्या हो जाएगा? टार्सल्स। और जो यहाँ पे मेटाकार्पल्स नाम था वहां पे हो जाएगा मेटाटार्सल। हरी बात समझ में? मेटाकार्पल की जगह क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल। जो यहाँ पे रेडियस और अल्ना था वो वहां पे नाम हो जाएगा फिबिया और टिबिया और फिब्यूला। क्या नाम हो जाएगा? टिबिया और फिब्यूला। क्लियर है बात? डाउट? ठीक है। तो जो टिबिया और फिब्यूला है उन दोनों को साथ में अगर मिलाए तो उसको बोला जाता है काल्फ बोन। क्या बोला जाता है? काल्फ बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक और बची वो कहाँ होगी? कटोरी, घुटने के ऊपर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो उसका नाम क्या है? पटेला। क्या नाम है? पटेला। समझ में आएगा? हाँ सही नहीं पटेला। हाँ ठीक है। ऐसा थोड़ी मैं मेरे सरनेम से रिलेट करके थोड़ी बता रहा हूँ। पैरों की हड्डी हम खाते पटेल है ना, इसलिए। चलो तो पहली कौन सी थी बताओ? फीमर। कौन सी थी? फीमर। दूसरी बताओ? दो है, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला। और इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? काल्फ बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्फ बोन, ठीक है। उसके बाद में घुटने की हड्डी आएगी। घुटने की हड्डी का नाम क्या है? पटेला। क्या नाम है? पटेला, ठीक है। नी बोन, नी बोन, नी कैप, सॉरी नी कैप बोलेंगे, नी कैप, ठीक है। घुटने की टोपी जो था। दो हो गए, तीन, चार, ठीक है। अब आएगी टार्सल। सर फेमस है कि फीमर है? फीमर है सर। अरे यार ये लिखने में तो है ना, हिंदी में लिखो, सब बात नहीं, पहले हिंदी में लिखा है, ठीक है। अब दोनों में लिखना पड़ता है। टार्सल इंग्लिश वाला नहीं, पांचवा कौन सा है? वही नहीं क्या इंग्लिश वाला? वही बेटा वो पीछे बैठे। ठीक। हिंदी सॉरी, और आखिरी कौन सा है? ये और इंग्लिश आखिरी कौन सा है? फेलिंगस। तो नाम तो हिंदी में। अरे याद रहेगा कि नहीं रहेगा सारे नाम? ठीक है, बहुत आसान है याद करना, कोई बड़ी बात नहीं। फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलिंगस, ठीक है। चलो फीमर कितनी होती है? एक। टिबिया फिबुला 1 + 1 कितनी हो गई? 2। पटेला 1। टार्सल, मेटाटार्सल, और ये कितनी होगी? सब सेम होता है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे टार्सल 8 थी, ठीक है। और यहाँ पे टार्सल, सॉरी यहाँ पे टार्सल क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो हड्डियां थी कार्पल वो थी 8, और यहाँ पे टार्सल कितनी हो गई? 7। और ये उठ के कहाँ चली गई? पटेला वाले में, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि ये जो फीमर हड्डी है यह सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी हड्डी है। क्लियर है? ठीक है। और जो हम शीन बोन बोलते हैं वो इस टिबिया को बोलते हैं शीन बोन, शीन, ठीक है। टिबिया को शीन बोन के नाम से जाना जाता है। याद हो जाएंगे ना ये नाम तो? कोई दिक्कत है? हार्दिक अभी कुछ नहीं बोलना उसका। सबसे बड़ी क्लियर है ना ये? ठीक है। चलो अब मैं इनका एक बार पूरा फोटो दिखा देता हूँ, हाथ का और पैर का, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये इसमें तो बस इसकी दे रखी है इतनी सी,
ये कार्पल्स हो गई, ये मेटाकार्पल्स हो गई और ये फेलिंगस हो गई। बस इतना से ही नाम दे रखा है। हाँ इसमें दे रखा है, ये लो, ठीक है। सर ये ह्यूमरस है, बड़ा कौन सा दिखेगा तो उधर डाउनलोड हो गया है। ये हो गया, ठीक है, यही हमने पढ़ा है। अभी उधर ध्यान दो, हाथ पे ध्यान दो। ह्यूमरस, ठीक है, रेडियस अल्ना, ठीक है, कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई और फेलिंगस हो गई, ठीक है ना। ये तीनों तीनों गट्टे हैं, ये वाले, ये सारे फेलिंगस है। और ये बीच का जो है ये कौन सी है, मेटाकार्पल्स है। और यहाँ पे जो ये जॉइंट है इसमें छोटे छोटे हड्डियां, ये सारी कितनी है, कार्पल्स। एक रेडियस है और एक अल्ना है और एक ह्यूमरस है, ठीक है। सेम ऐसे कैसे पैर के आ जाएगी, वो फोटो तुम घर में देख लेना, ठीक है। क्लियर है ना ये? चलो महत्वपूर्ण अभिलेख, ये तुम्हें याद करने के लिए भी बोला था। मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, बिदरी अभिलेख, याद कर लिए थे तुमने? पूछ लो एक बार। चलो बताओ, प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख के समय प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। देवगढ़ अभिलेख के समय विजय सेन। ये जूनागढ़ अभिलेख के समय रुद्रदामन, ठीक है। नासिक अभिलेख के समय गौतम बल सिंह, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। समुद्र की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो उत्तर याद रखना है कि किसका प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त का, ठीक है, ये याद रखना है। चलो बाकी उसमें एक पॉइंट हमने नहीं लिखा था। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली कहलाती है। तो ये तो तुम्हें सर ने में पढ़ा दिया होगा, जहाँ पे मिक्स है वहाँ पे वैसा शैली होगी, है ना। उधर सर ने पढ़ाया होगा पहले, कालू सर ने नहीं पढ़ाया? ये तो पढ़ाया ही था। चलो अब हेडिंग डालो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। चलो अब ये ऐसा काल था जहां पे हमें कुछ भी ना तो लिखा हुआ मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, बस हमने ऐसे एनालिसिस किया। फिर उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आया, उसमें लिखा हुआ तो मिला पर हम उसको पढ़ नहीं पाए। फिर आया इतिहास काल, ठीक है, जो आधुनिक है, उसमें हमें जो लिखा हुआ मिला हमने उसको पढ़ भी लिया। ये वर्गीकरण तुमने बचपन से पढ़ा होगा। अब ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके 3 भाग है। इसको एक तरह से पाषाण काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाषाण काल, क्योंकि हमने जो पता लगाया है सारी चीजें वो उनके पत्थरों को देख देख के लगाया है, ठीक है, कि किसी ने नुकीले पत्थर यूज करे, ठीक है, किसी को मारने के लिए, कि पत्थरों से उन्होंने आग जलाई। तो सारी चीजें जो है वो किससे संबंधित है? पाषाण, पत्थर से संबंधित है। इसलिए हम इस काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। 3 तरह के काल है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इन तीनों को हमें इसमें पढ़ना है। कौन कौन से काल है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इन तीनों की डिटेल मिक्स रूप से यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो शुरू के 2-3 पॉइंट से तो कोई काम ही नहीं है हमें डायरेक्ट काम है किससे? कि पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण बोले, पूरा पाषाण बोले, बात देखिए। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का सोर्स क्या था? तो शिकार था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 3। ये कौन सा हो गया? पूरा पाषाण। और मेनली जो अगला हमें याद करना है वो कौन सा लिखना है? नव पाषाण। पूरा पाषाण और नव पाषाण। तो यहाँ पे जो आदमी करता था वो क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार। और शिकार से उसका जीवन चलता था। कभी शेर को मार के खा लिया, ठीक है। हाँ, पहले के लोग तो बहुत खतरनाक थे। शेर तो आजकल ऐसे ही मार देते हैं, वो टीवी नहीं देखता है क्या उसमें, ठीक है। उस टाइम पे लोग 1-1 क्विंटल वजन तो अपने ऊपर पहन के नहीं घूम लेते थे, तो वो लोग कैसे होंगे? हाँ वही तो उनकी बात अलग है, ठीक है। अपना तो जीवन ही खत्म है। चलो दूसरा क्या है? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो पूरा पाषाण काल में 2 चीजें हुई। एक तो उसने आग का आविष्कार किया था, कहने का मतलब उसने आग जलाना सीख लिया था,
वो उसको पता नहीं था कि इस आग का करूं क्या, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया होगा कि मान लो ठंड लग रही है, तो उस आग के पास चला गया होगा गलती से, तो उसको लगा अच्छा लग रहा है, हाँ, फिर वो समझ रहा है हाँ ये ठीक है, तब भी लगाना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे कहने का मतलब विकास ऐसे ही हुआ है। आप बात समझो उसको। जैसे अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल, कि हम खेतों में जाते हैं तो वहाँ पे हूर मिलते हैं, है ना, और वही हूर ये कुत्ते हैं जो यहाँ पे घूमते हैं। तो वो हूर वो जंगली कुत्ते हैं, ठीक है। जो विदेशी लोग रहते हैं, सिटी वाले लोग रहते हैं, वो जंगली कुत्ते बोलते हैं, हम लोग उनको हूर बोलते हैं। तो वो हूर क्या है, वो हूर डर जाते हैं, लोगों से डरते हैं बहुत, ये नहीं डरते। ये पीछे बैठे हिवारी अलग होता है, हूर अलग होता है। क्या होता है नहीं पता है, हूर नहीं पता है तुम्हें, जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते। अभी जैसे क्या मेरे अफीम भी है ना, तो तुम कभी आना मेरे गाँव, मेरे गाँव खेत में ले जाओ, हूर बिल्कुल रात में से चिल्लाते हैं ना, तो वही से ही नीमच की ट्रेन पकड़ लेगा, ठीक है, वैसे होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो हूर है, वो एक तरह से ये क्या कुत्ते ही, पर उनका विकास नहीं हुआ, उनका भी विकास नहीं हुआ, तो इसलिए वो लोगों से भी डरते हैं। और ये जो कुत्ते हैं, इनका विकास हो चुका है। तो कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, अरे बात क्यों, क्योंकि इनका भी विकास धीरे धीरे हो रहा है। तो जैसे हम भी थे, तो हमारा पहले दिमाग चलता था क्या, नहीं चलता था, आज हमने सब बना लिया, कंप्यूटर है, सब है, तो पहले था क्या, नहीं था। तो हम भी क्या है कि विकास और धीरे धीरे विकास हुआ, अरे बात समझ। तो सेम वही सिस्टम वहां पे भी लागू होता है। तो कहने का मतलब उसने शुरू में सीखा कुछ नहीं मिल रहा है, वह किसी को मार के खाए, कुछ तो खाए, पत्ती ही खाता होगा, वो कुछ भी करता होगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उसको अकल आई, उसने आग लगा दी। तो आग लगाने के बाद उसको पता चल गया अच्छा हाँ इससे ठंड भी। फिर मान लो कभी कोई जानवर आ गया दौड़ता हुआ उसके पास में, उसको डर लगे, वो आपको देख के डर जाए, तो उसको समझ में आ गया अच्छा आग से अपन किसी को डरा नहीं सकते हैं। ये धीरे धीरे उनको अकल आई, ठीक है। तो इसने पूरा पहचान काल में दो चीजें सीखी, क्या क्या सीखी, कि एक तो उसने आग का आविष्कार कर लिया, और एक उसने पहिए का आविष्कार, शिकार का आविष्कार कर लिया, मतलब शिकार करता था और आग का आविष्कार कर लिया। फिर उसने धीरे धीरे इसमें नया पाषाण काल जो आया, इसमें उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। किसका आविष्कार कर लिया, पहिए का। और दूसरा इसने क्या करा यहाँ पे कि कृषि का विकास चालू हो गया। किसका, कृषि करना उसको समझ में आ गया। अब ये क्या, मान लो कि उसको भूख लग रही होगी, तो उसने कुछ खा के फेंक दिया, तो थोड़े दिन बाद वो वहां पे कुछ उग गया, उसको समझ में अच्छा ये भी सिस्टम होता है, फिर उसने वो उगाना चालू कर दिया। आरी बात में। अब ये इससे क्या हुआ कि पहले तो सबको पता है कि महेश को किसी को मार के खाना है, मेरे को किसी को मार के खाना है, अरे बस। फिर उसने खेत में क्या कुछ लगाया, उसको समझ आया अच्छा अपने मदद भी चाहिए पड़ोसी से, तो उसने व्यवहार बनाया। तो ऐसे धीरे धीरे वो गांव बना, ठीक है, कि पड़ोसी से कुछ काम पड़ जाए, ठीक है, कि भाई वो उसके उगाए खा रहा नहीं मेरे उगाए खा रहा, तो हम क्यों लड़े आपस में, तो दोस्ती बन गई उनकी। तो ये अकल उनमें धीरे धीरे आई। समझ में आई बात, ठीक है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहला कुत्ता को पालतू बनाया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कृषि का विकास हुआ तभी उसमें स्थायी निवास की। पहले उसको पता आज यहाँ पे मार के खाऊंगा, कल वहां पे खाऊंगा, परसों उसको मारना है, ये उसको सुबह उठ के यही अकल होती होगी। फिर उसको धीरे समझ में आएगा भाई अपन उगा के खा सकते तो अपन यही रहने लग जाए, ठंड लग रही है तो कुछ बिछा ले ऊपर, ठीक है। तो ये अकल आई। तो यहाँ पे इसको क्या अकल आ गई थी, स्थायी निवास की अकल आ गई थी। किसकी अकल आ गई थी, स्थायी निवास, कि मैं एक जगह रह के भी खा पी सकता हूँ। और कभी उसको गलती से कुत्ता दिख गया होगा, ठीक है, और मान लो वो तो नींद निकल रहा है, कोई पास में आ गया सांप, आपने कुत्ता उसको चिल्ला दिया होगा, ठीक है, तो उसने वो सांप भाग गया, तो उसको यार ये तो अच्छा है आदमी यार अपने लिए, ठीक है, तो इसको पालतू बनाया। उससे डर नहीं लगने लग गया होगा उसको, तो उसने समझा कि भाई ये अपना दोस्त है, तो उसने सबको मिले किसको दोस्त बनाया, कुत्ते को दोस्त बनाया। किसको बनाया, कुत्ते को। इसलिए आज भी लोग कुत्ते को ही लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अकल थोड़ी ना जाएगी भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी है, ठीक है। और उसको अकल आई कि अपन रोज पेड़ कैसे काटे, ठीक है, तो कभी उसको तांबा मिल गया और उसने घिस के में चला दिया जो कट गया, अच्छा इससे कट भी सकता है, तो फिर उसने कुल्हाड़ी बना ली, ठीक है। तो उसने कौन सी धातु प्रयोग करी थी सबसे पहले, सबसे पहले तो उसने यूज क्या किया, तांबा, ठीक है। और प्रथम औजार क्या था, प्रथम औजार था कुल्हाड़ी,
जिला में अतिरंपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है। अभी कालू सर गए थे मंगाली में थी उनसे अतिरंपक्कम हाँ। चलो सर वो लिखा है वो कहाँ से वो तो लिखा दूंगा मैं वापस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या रखने, जैसे मान लो कि पुराने जो लोगों ने खोजा, ठीक है, कुछ भी उन्होंने तोड़ा, कहाँ से कुछ खुदाई से कुछ मिला, तो प्राप्ति स्थल याद रखना है। क्या याद रखना है? प्राप्ति स्थल, कि हमें कहाँ से क्या मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉइंट दिए हुए कि कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। कहाँ से मिले? मेहरगढ़। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डीवा से मिले। ठीक है, कोल्डीवा शायद यूपी में जगह पड़ती है और मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में है। ठीक है, ये तो आउट ऑफ इंडिया हो गया। चलो, तो ये पॉइंट याद रखने। प्रथम फसल कौन सी थी? तो मैंने अभी तक वही चीजें लिखी थी, बस क्या लिखी थी कि प्रथम औजार क्या था? प्रथम औजार कुल्हाड़ी। क्या था? याद हो जाएगा ये, कुल्हाड़ी। फिर प्रथम फसल कौन सी थी? गेहूं। गेहूं। ठीक है, और इसके साक्ष्य कहां से मिले थे हमें? प्रथम फसल होने के मेहरगढ़ से। कहां से मिले थे? मेहरगढ़ से, जो कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। समझ में आया ये कि नहीं आया? कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला? अतिरंपक्कम। ठीक है, अतिरंपक्कम। ठीक है, और ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये स्थान कहां का है? तमिलनाडु का। जो ये कुल्हाड़ी थी, ये किसकी बनी हुई थी? तांबा। ठीक है, तो ये किसका था? तांबे का था। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद में चावल के साक्ष्य कहां से मिले? चावल के कोल्डीवा से। कहां से मिले? कोल्डी हवा से। ठीक है, ये शायद यूपी में ही पड़ता है, वैसे तो यूपी था, हाँ यूपी में पड़ता है ना, कुल मिला के ही बोल रहा है। चलो, अब अगला क्या है? भारत में पूर्व भाषा औजार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने करी। कब करी? 1863 में। तो इस तरह से इसको क्या बोला गया? ब्रूस फुट क्या है? इसका जनक है एक तरह से। ठीक है, तो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल औजार, ये सब औजार किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने खोजे थे? पुरापाषाण के नवपाषाण? पूरा के खोजे थे इसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट। सर नौ में लिखा है तो कुल्हाड़ी दे दो। मतलब नवपाषाण का लिखा है तो आप कुल्हाड़ी को दे दो। अरे पुरापाषाण काल की बोल रहा हूं, पत्थर खोजे थे इसने, पत्थर शुरू में स्फटिक पत्थर बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्फटिक। ये कहीं पे लिखना भी आप लिखा है ये नवपाषाण। ये तो फैक्ट है कि प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। प्रथम फसल कौन सी थी? गेहूं। अब पता है कि प्रथम फसल गेहूं है। अभी किसमें लिखना है? कॉमन सेंस लगाओ कि उसने खेती कब चालू करी थी? नवपाषाण काल में। तो प्रथम फसल कब लगाई होगी? नवपाषाण काल। ठीक है, उसको पहले तो कुछ नहीं आता था, दो बातें आती थी कि एक तो किसको मार के खाना है, तो दूसरा आग जलाना है। ठीक है, आग जलाना सीखा, फिर मध्यपाषाण काल में उसको आग का यूज करना है कि हाँ मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, इन कामों में यूज कर सकता हूँ। मान लो उसने पहले किसी को मार के खा रहा होगा तो उसको मजा नहीं आ रहा होगा, फिर गलती से करके उसने कहा कि इसको देखिए भट्टी में डाल के देखते हैं, तो फिर वो फ्राई वाला खाया, फिर उसको थोड़ा और मजा आया, फिर वो फ्राई करके खाने लग गया। अरे बात सही, ये सिस्टम था। तो पुरापाषाण काल क्या है? ये पूरा पाषाण काल के औजार खोजे, समझ में आई ये बात? किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजे थे। और दूसरा जो है कार्लाइल, कौन है? तो इसने खोजे थे किसके? मध्यपाषाण काल के। किसके खोजे थे? मध्यपाषाण काल के। तो पुरापाषाण काल से संबंधित कौन व्यक्ति है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। जबकि कार्लाइल किससे संबंध रखता है? कार्लाइल मध्यपाषाण काल से। ठीक है, मध्यपाषाण काल से। याद रह जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। फिर भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो भारत का सबसे पुराना नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये वैसे भी सिंधु सभ्यता में हम पढ़ेंगे। असम का श्वेत अभ्रुक गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। तो मानवाब कपि क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, बताया था ना, आधा इंसान आधा बंदर। ठीक है, पूरा विकसित नहीं हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं? मानवाब कपि। ये कहां से मिला था हमें? असम से मिला था। कहां से मिला था? असम से। ठीक है,
तो ये याद रखना है। प्राचीन नगर बताओ कौन सा है? क्या बोल रहे हो? डेट तो नहीं लिखी हुई इसमें। प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलो दूसरा, असम से हमें क्या मिला? असम से क्या मिला? मानवाब कपि। मानवाब कपि। और इस मानवाब कपि का नाम रख रखा है, क्या रख रखा है? श्वेतब्रू धीवर। क्या नाम रख रखा है? श्वेतब्रू धीवर। समझ में आई दोनों बातें कि नहीं आई? ठीक है, चलो। और एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती है, इसका संबंध किससे है? जोरवे संस्कृति से। किससे? जोरवे। तो जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? इनाम गांव से। किससे? इनाम गांव। इनाम गांव किसकी बस्ती थी? ताम्रपाषाण युग की। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्यकाल चल रहा था, मध्यकाल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर आया नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के तुरंत बाद कुछ समय के लिए एक युग चला था जिसको नाम इसने क्या रख दिया? ताम्रपाषाण युग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ताम्रपाषाण युग। तो ये घबराना नहीं कि ये ताम्रपाषाण युग अलग से क्या आ गया, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनाम गांव का संस्कृत, इनाम गांव का संबंध किससे रहेगा? इनाम गांव, ठीक है। ये कौन से युग की बस्ती थी? ताम्रपाषाण युग की। कौन से युग की? कौन से युग की? ताम्रपाषाण युग की। दूसरा, ये कौन सी संस्कृति से संबंध रखती है? जोरवे संस्कृति से। किससे संबंध रखती है? जोरवे संस्कृति से। याद रहेगा, ठीक है। फिर आखिरी में एक ही पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है? भीमबेटका की गुफा है, ठीक है। तो जो एमपी में लोग रहते थे बहुत सारे, जो पुराने, ठीक है, जो कुछ भी लिख के चले गए, तो वो कहाँ लिखे गए? भीमबेटका की गुफाओं में। उसका हमने नाम दे दिया भीमबेटका की गुफा है। तो इसलिए उसको विश्व धरातल में भी शामिल किया, यूनेस्को ने भी शामिल किया है। तो किस लिए शामिल किया? क्योंकि उसमें पुरानी जो चीजें हैं वो है आज की डेट में, वो संरक्षित रखी गई है, कहने का मतलब, ठीक है। इसलिए वो घूमने की जगह पे हो गई एक तरह से। तो भीमबेटका की गुफाएं याद रखनी है, ठीक है। भीमबेटका की गुफा। अब इसकी खोज किसने करी थी? हाँ, भीमबेटका किसने खोजा था? वाकणकर ने। किसने खोजा था? वाकणकर ने। कब खोजा था? 1957-58 में। कब खोजा था? 1957-58 के आसपास। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया? 2003 में यूनेस्को में शामिल। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? भीमबेटका की खोज कब हुई? 57-58 में। किसने खोजा? वाकणकर ने। यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2003 में, ठीक है। चलो, नीमच का मतलब ये लेखक नीमच का था, ये खोजने वाला। अच्छा, खोजने वाला नीमच का था। हाँ, हो सकता है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चलो, मनुष्य में, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लोग कहाँ मिले थे? अपने नर्मदा घाटी में मिले थे। कहाँ मिले थे? नर्मदा घाटी में। वहां से अपने को साक्ष्य मिला कि ये पुराने लोग भी यहाँ पे थे, ठीक है। चलो, अब आगे सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता तो मैं तुम्हें कुछ ही पॉइंट में पूरी याद करा दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास पूरी लिखी हुई है सिस्टमेटिक, तो ये मैं तुम्हें कल लाके वैसी वैसी व्यवस्थित बता दूंगा। ये याद हो जाएगी? कोई दिक्कत यहाँ तक कि कुछ पॉइंट पढ़ ले सिंधु सभ्यता के? कुछ नहीं, इसमें तो नॉर्मल बातें हैं। 4 स्थल मैंने तुम्हें याद करा रखे थे, ठीक है। और इसकी बड़ी बस्तियां, रुको, इसकी बड़ी बस्तियां भी मैंने तुम्हें याद कराई थी। कौन कौन सी? धोलावीरा, गढ़वाली वाला, ठीक है, राघोपुर, ये सारी इसकी बड़ी बड़ी बस्तियां थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके नाम और इन्हीं के बारे में बस पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत सारी बात। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां से मिले? तो कहां से मिले? कहां से मिले? गुजरात से मिले। कहां से मिले? गुजरात से, ठीक है। चलो, ये कल अपन याद कर लेंगे सिंधु सभ्यता पूरी, ठीक है ना। ठीक है, बस 5-6 नंबर तक थोड़ी दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी तुम्हें याद करने में। उसके बाद जैन धर्म के बाद बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में, है ना। तो 2 दिन और तुम्हें मन मार के टफ वाली चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ सिंधु सभ्यता में क्या है कि लोगों को अकल आ गई थी कुल मिला के पूरी तरह से, ठीक है, कि कैसे काम करना है, कि अब मार के नहीं खाना है, अब उगा के खाना है,
ठीक है। फिर वो आपस में लेन देन करने लग गए कि अभी तेरे पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तो तू चावल ले ले, मेरे को गेहूं दे दे। ऐसी चीजें वहां पे होने लग गई थी, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने करी थी, खोजकर्ता पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो दो आदमी ने मिलकर करी थी, दयाराम साहनी और राखलदास बेनर्जी। एक दोनों ने एक स्थल खोजा, फिर वो मिक्स होके ने हम उसको दोनों को मिला के हड़प्पा बड़ा स्थल था, मोहनजोदड़ो भी बड़ा स्थल था, तो दोनों में सेम कैटेगरी पाई गई। भाई जो चीजें हड़प्पा में थी, जैसे घर हड़प्पा में वैसे घर मोहनजोदड़ो में, ठीक है। जैसे यहाँ के लोग रहते थे वैसे मोहनजोदड़ो के रह रहे, तो उनको लगा कि भाई ये दोनों संस्कृति क्या है, सेम है, तो दोनों को मिला दिया। हम उनको क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया होगा? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे के आसपास ये सारी चीजें, जितने भी स्थल है, इधर नॉर्थ में, उधर पूर्व में भी नहीं है, उत्तर में भी ज्यादा स्थल नहीं है, और ये दक्षिण में भी ज्यादा स्थल नहीं है। जो मेन स्थल कहाँ है, सिंधु नदी के आसपास ही है। आर्य भाषण में इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, कैसी है, जैसे त्रिकोण में फैली हुई है पूरी, उधर पाकिस्तान तक थी पूरी, ठीक है। तो ये बस इधर के आसपास के हमें सारे स्थल याद रखने हैं कि कहां से हमें क्या मिला, ठीक है। चलो बाकी अपन कल पढ़ते हैं।